नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उतारने को जरूरत नहीं है, सब कॉपियों में लिखा हुआ है। अच्छा उतारोगे क्या? उतार लो। क्या? हाँ 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 हाँ, और 7/2 नॉन लीनियर के लिए। इसमें बेटा थोड़ा सा मैं बताऊँ, एक करेक्शन आएगा इसमें, मुझे लग रहा है। देखो कैसे आएगा, देखो एक बार थोड़ा सा इसमें करेक्शन है। वापस देखो इस क्वेश्चन को, इसमें करेक्शन देखो, मैं बताऊँ क्या है, सुनो वापस देखो इस क्वेश्चन, करेक्शन आएगा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन यही है कि गामा बराबर CP/CV आएगा ये, मैं बताऊँ आपको। अब गामा बराबर CP/CV है, तो CP को ऐसे लिखो CV+R अपॉन CV, सही है। अब CV में CV का भाग लगाओगे ना, तो ये 1 आएगा, 1+R अपॉन CV, ऐसे लिखो उसको, ऐसे लिखो बेटा इसको। अरे आई बात समझ में? ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें थोड़ी सी क्या मिस्टेक है, यहाँ ये मिस्टेक है, 1 नहीं आएगा। यहाँ सिर्फ यह है कि गामा बराबर CP/CV होता है, तो अब आपको इसको प्रूफ करना है। तो हमने क्या किया, गामा बराबर CP/CV और CP की जगह क्या लगा दिया, CV+R/CV। CV में CV का भाग लगाओगे तो 1 + R/CV। आई बात समझ में? अरे CV में CV को भाग लगाओगे तो क्या रहेगा, 1 + R/CV। तो इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में करेक्शन करें, यहाँ ये है, ऐसे लिखें गामा बराबर CP/CV, CP की जगह लिख दोगे CV+R/CV, CV को CV से डिवाइड किया तो 1 + R/CV, तब आएगा, तब है वो करेक्शन है थोड़ा सा क्वेश्चन में। यहाँ क्वेश्चन है गामा बराबर CP/CV है, तो फिर क्या रिलेशन होगा, CP की जगह लिखा CV+R/CV और गामा बराबर हो गया 1 + R/CV। आगे बेटा ऑनलाइन वालों को समझ में बेटा, क्वेश्चन में करेक्शन है, ये गामा बराबर CP/CV है, ठीक है बेटा। फिर CP की जगह लिख दिया CV+R/CV, CV को CV से डिवाइड किया 1 + R/CV। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, अगला क्वेश्चन बताएं, यदि किसी गैस के लिए CP/CV का अनुपात 1.34 है, तो उस गैस का यदि परमाणु भार x है तो उसका अणुभार क्या होगा। तो सबसे पहले खुद सोचो, गामा बराबर CP/CV, मैंने गामा की 3 वैल्यू बताई थी। सबसे पहली वैल्यू अपन ने क्या निकाली थी, 1.66, अरे हाँ या ना, वो थी मोनो एटॉमिक गैस के लिए। फिर हमने निकाली थी 1.40, वो निकाली थी द्विपरमाणविक गैस के लिए। और तीसरी चीज है 1.33, ये हमने निकाली थी त्रिपरमाणविक गैस के लिए। इसका मतलब जो ये गैस है जिसकी ये बात कर रहा है वो क्या है, त्रिपरमाणविक है। कैसी है, त्रिपरमाणविक, कहने का मतलब X3 है। 3 तरह की गैस हो सकती है, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक और ट्राई एटॉमिक। ये मोनो एटॉमिक गैस के लिए मैंने कल कॉपी में लिखाया भी है, CP/CV जिसे गामा कहा था उसका अनुपात 1.66, डाई एटॉमिक के लिए देखो कॉपी में 1.40 और ट्राई एटॉमिक के लिए 1.33 है। तो आपको ये पता चल गया ये ट्राई एटॉमिक गैस है। अब ये कह रहा है कि इसमें जो एक X है, एक जो परमाणु है उसका परमाणु भार कितना है, X है। तो इस पूरे के पूरे अणु का अणुभार क्या होगा, 3x होगा। समझ में आई बात? क्वेश्चन को पढ़े, एक गैस का CP/CV का अनुपात 1.33 है, यदि उस गैस का परमाणु भार x है तो उसका अणुभार क्या होगा। तो सीधी सी बात है, खुद ही सोचो, CP/CV किसके लिए होता है, CP/CV 1.33 ट्राई एटॉमिक गैस के लिए है। इसका मतलब ये जो गैस है वो त्रिपरमाणविक अणु है। अब उसने कह दिया एक परमाणु का भार अगर x है तो इसमें 3 परमाणु हैं, तो बोलो भार कितना हो जाएगा, 3x। आगे समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन अभी हाल में ही फर्स्ट ग्रेड में आया क्वेश्चन, अब आप खुद सोचेंगे क्या होगा। एक अभिक्रिया का स्थिर दाब पर, दाब अगर स्थिर है, स्थिर दाब पर डेल एच का तापमान के साथ परिवर्तन कहलाता है। यानी जिसने कहा डेल एच का तापमान के साथ परिवर्तन स्थिर दाब पर कहलाता है। स्थिर दाब पर डेल एच का तापमान के साथ परिवर्तन कहलाता है। तो बोलो क्या आएगा। देखो सीवी तो आ नहीं सकता, आंतरिक ऊर्जा में ऐसा हमने कुछ पढ़ा नहीं था, डेल जी फ्री गिब्स एनर्जी में ऐसा होगा नहीं, सीधी सी बात है ये सीपी होगा। याद करो कल अपन ने पढ़ा भी था, मैंने आपसे कहा था C बराबर dq अपॉन एन डी टी। अरे आया था जब मैंने कहा दाब स्थिर होता है तो C की जगह बोलो क्या कर देते हो Cp, dq की जगह क्या कर दिया जाता है dh। तापमान के साथ क्या कर रहे हो परिवर्तन। ये मान लिया कि जो गैस है उसका कितना मोल है 1, दाब कैसा है स्थिर, तो इसीलिए आंसर क्या कहलाएगा Cp। अरे आया नहीं आया समझ में। इसी साल फर्स्ट ग्रेड में ये क्वेश्चन आया था कि जो डेल एच है उसका तापमान के साथ जो परिवर्तन होता है वो किसके बराबर होता है, तो Cp। अगर इसी क्वेश्चन को इस साल ऐसे भी पूछ सकता है, स्थिर आयतन पर डेल ई का तापमान के साथ परिवर्तन कहलाता है, तो बताओ Cp कहलाएगा या वहां Cv आएगा, Cv आएगा। आया समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अभी आएगा, अगला क्वेश्चन आज पढ़ेंगे जब अपन फर्स्ट ग्रेड 2019। खुद ही करके बताएं इस क्वेश्चन को फटाफट। सुभाष जी बिल्कुल सही है बेटा, इस क्वेश्चन को भी फटाफट करके बताओ। वही फॉर्मूला सीधा सा है, डेल ई बराबर Q प्लस W। थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है, हमसे पूछ रहा है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। बताओ कितना 300, देख लेते हैं। एक प्रक्रम है, एक प्रक्रम में सिस्टम द्वारा 701 जूल ऊष्मा अवशोषित की जाती है। पहले ही बता दिया था जब ऊष्मा अवशोषित की जाती है तो Q धनात्मक में होता है, एवं सिस्टम द्वारा कार्य किया जा रहा है। पहले ही बता दिया जब सिस्टम कार्य करता है तो कार्य प्लस में होता है या माइनस में, माइनस में। यूनिट्स में भी कोई लोचा नहीं है, दोनों ही जूल जूल में है। 701 में से 394 आप घटा दीजिए तो आपके पास आंसर कितना आ गया 307 जूल। अरे नहीं आया क्या समझ में, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछता है। अब लग रहा हुआ जैसे पिछली साल फर्स्ट ग्रेड में अगर आपको थ्योरी और छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी आते हैं तो पेपर पूरा हो जाएगा। बस इसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। सीपी अगर आपको पता है सीपी की डेफिनेशन क्या है, सीवी की डेफिनेशन क्या है, मेयर इक्वेशन क्या है, तो ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये जो अगले क्वेश्चन है उनसे पहले अपन कुछ थ्योरी पढ़ते हैं। अगली हेडिंग डालें आइडियल गैस, आदर्श गैस। अब हम आइडियल गैस लेंगे और हम क्या करेंगे, आदर्श गैस को प्रसारित करेंगे। हम सिस्टम की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में उसको परिवर्तित करेंगे। सीधी सी बात है, पिस्टन फिटेड गैस का सिलेंडर होगा और धीरे धीरे हम दाब को कम करेंगे और गैस क्या होगी, प्रसारित होगी। तो हम ये कहेंगे कि सिस्टम इस समय वर्क कर रहा है, सिस्टम के द्वारा कार्य किया जा रहा है। यानी सिस्टम की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में हम उसको चेंज करेंगे और अलग अलग स्थितियां रखेंगे। सबसे पहली जो स्थिति है वह है समतापी प्रक्रम। अब सारे फॉर्मूले यहीं आ जाएंगे। समतापी प्रक्रम, आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैंने क्या किया, ये सिस्टम
ये कोई कंटेनर गैस फिटेड पिस्टन फिटेड गैस का सिलेंडर है, इसमें गैस भरी हुई है। अब मैं इसकी अवस्था को परिवर्तित करूंगा, इसके प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर में चेंज लाऊंगा, उसके कारण वो एक नई स्टेट में आ जाएगा। तो मुझसे पूछा जाएगा अब इस स्टेट को मैं एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज कर रहा हूँ और अलग अलग प्रक्रम लूँगा। सबसे पहला आपने कौन सा प्रक्रम लिया है? समतापी प्रक्रम। सबको पता है समतापी प्रक्रम के अंदर टेम्परेचर में किसी भी तरह का क्या नहीं आता? चेंज, यानी टेम्परेचर कैसा रहेगा? कांस्टेंट। यानी इसमें जो गैस भरी हुई है उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, चाहे आप इस गैस को क्या कर रहे हैं? प्रसारित कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो इस समय dt का मान कितना रहेगा? 0। आई बात समझ? हम पढ़ चुके हैं समतापी प्रक्रम में आइडियल गैस में आप सबको पता है फॉर्मूला क्या लगता है? PV बराबर क्या है? nRT। n कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, आपने टेम्परेचर को भी कांस्टेंट कर दिया, तो मैं ये कह सकता हूं कि PV बराबर क्या होगा? कांस्टेंट। यानी इस समय जो हमारा फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा P1V1 बराबर बोलो किसके? P2V2 के। आई बात समझ में? स्पष्ट दिख रहा है कि गैस प्रसारित होगी, गैस का आयतन बढ़ेगा, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है, तो सीधी सी बात है एक चीज कांस्टेंट है तो दो चीज वेरिएबल होंगी। अगर आप आयतन को बढ़ाओगे तो सीधी सी बात है प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी प्रेशर और वॉल्यूम इस समय कैसे चलेंगे? इनवर्स चलेंगे। इसका मतलब यह है कि अगर समतापीय रूप से आप किसी गैस को प्रसारित कर रहे हैं तो धीरे धीरे दाब के अंदर क्या होगी? कमी होगी। आयतन बढ़ाने के साथ साथ दाब के अंदर क्या आएगी? कमी आएगी। आगे समझ में? दूसरा, अगर इसी ग्राफिकल को मैं यूं देखूं, इधर वॉल्यूम है, इधर टेम्परेचर है। सॉरी, इसको ऐसा कर लेते हैं। इधर टेम्परेचर ले लिया, इधर वॉल्यूम ले लिया, ये वाली बात समझ में आ गया होगा। टेम्परेचर तो कांस्टेंट है लेकिन वॉल्यूम लगातार क्या होता जा रहा है? बढ़ रहा है, क्योंकि आपको पता है अब मैं अलग अलग स्थिति देख रहा हूँ। पहले तो मैंने प्रेशर और वॉल्यूम में ग्राफ खींचा था, अब वॉल्यूम और टेम्परेचर में। आपको पता है टेम्परेचर तो कैसा है? कांस्टेंट, और वॉल्यूम लगातार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तीसरा ग्राफ, इधर ले लेते हैं टेम्परेचर, इधर ले लेते हैं टेम्परेचर, इधर ले लेते हैं प्रेशर। प्रेशर को आप क्या कर रहे हो? कम कर रहे हो, और टेम्परेचर आपका कैसा है? कांस्टेंट। आगे बात समझ में? प्रेशर को तो कम करते जा रहे हैं और टेम्परेचर कैसा है? कांस्टेंट। भाई इसमें यही तो हुआ है, प्रेशर तो कम होता जा रहा है, वॉल्यूम आपका बढ़ता जा रहा है, और दोनों ही कंडीशन में टेम्परेचर कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। आई बात समझ में आ गई होगी? पहली चीज, नंबर 1 चीज, ए पॉइंट इसमें। समतापी प्रक्रम के दौरान अगर मुझसे पूछा जाए कि जो समतापी प्रक्रम के दौरान आपने गैस को प्रसारित किया है तो इस दौरान आंतरिक ऊर्जा में क्या परिवर्तन आएगा, तो आप सबको पता है आंतरिक ऊर्जा निकालने का फॉर्मूला du बराबर किसके होता है? NCV/dt। अरे कल बताया था ना, अगर आदर्श गैस को प्रसारित किया जाता है तो आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन हम निकालते हैं, अगर कोई गैस आदर्श गैस प्रसारित हो रही है तो उस दौरान जो उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन आएगा du, वो निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? NCV/dt। तो समझ में आ गया होगा। यहाँ dt की वैल्यू तो कैसी है? 0, क्योंकि टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं है, इसीलिए du का मान क्या होगा? 0। आगे बात समझ? आपसे थ्योरेटिकल ऐसा क्वेश्चन कहेगा, एक आदर्श गैस है, उसको समतापीय रूप से प्रसारित किया जाता है, तो बताएं आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा? तो आप कहोगे आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा? 0 होगा। अरे आ रहा है समझ में? सी पॉइंट, कल हमने निकाला DH बराबर NCP/dt। आप सबको पता है dt की वैल्यू बोलो यहां पर कितनी है? 0, तो du का मान, DH का मान भी क्या हो जाएगा? 0। आपसे कहा जाए समतापी प्रक्रम के दौरान, समतापी प्रक्रम को ध्यान में रखते हुए किसी आदर्श गैस को प्रसारित किया गया, तो बताओ आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना आएगा? 0। एंथैल्पी में परिवर्तन कितना आएगा? 0। आई बात समझ में? 4th पॉइंट, डी।
अगर हम कार्य की बात करें कि समतापी प्रक्रम है और आप गैस को प्रसारित कर रहे हो, तो सीधी सी बात है इस समय सिस्टम के द्वारा कार्य होगा, क्योंकि गैस आपकी क्या हो रही है, प्रसारित हो रही है। तो यहाँ दो तरह के कार्य होंगे, एक कार्य तो कहलाएगा रिवर्सिबल कार्य और एक कहलाएगा इरिवर्सिबल कार्य। एक तो अनुत्क्रमणीय कार्य और एक कैसा कार्य होगा, उत्क्रमणीय कार्य। आया ध्यान? मैंने कल बताया था दो तरह के कार्य होंगे, एक तो अनुत्क्रमणीय रूप से किसी गैस को प्रसारित करेंगे और एक उत्क्रमणीय रूप से किसी गैस को प्रसारित करेंगे। याद करो, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम और उत्क्रमणीय प्रक्रम बताया था कि जो उत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं उनमें एक्सटर्नल प्रेशर बदलता है और जो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं उनमें एक्सटर्नल प्रेशर कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। पहले ही बता चुका, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के अंदर जो कार्य आता है वो आता है, याद करो, माइनस इंटीग्रेशन V1 से V2 P एक्सटर्नल डॉट dV। अरे आ रहा है ध्यान? लेकिन मैंने आपसे कहा इसके अंदर क्या है, इंटीग्रेशन dV का ही होगा, P एक्सटर्नल का नहीं होगा, क्योंकि जो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं उनके अंदर मैं आपको बता चुका जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो तो कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता। एक्सटर्नल प्रेशर बाहर आ जाएगा V1 से V2 dV। dV का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो फाइनली हमारे पास फॉर्मूला आएगा माइनस P एक्सटर्नल dV, या मैं इसको डेल V भी लिख सकता हूँ, इरिवर्सिबल वर्क। यह अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में कार्य है। समतापीय रूप से किसी गैस को प्रसारित आप कर रहे हो, किसी आदर्श गैस को समतापीय रूप से आप प्रसारित कर रहे हो, अगर वो प्रक्रम अनुत्क्रमणीय है तो निकाय के द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो किससे निकलेगा, माइनस P एक्सटर्नल डेल V से। आ रहा है समझ में? इस समय डेल V को आप लिख सकते हो WI इरिवर्सिबल माइनस P एक्सटर्नल, डेल V को लिखा जा सकता है क्या, V2 माइनस V1। चूंकि आप सबको पता है PV बराबर किसके होता है, nRT के, V बराबर क्या लिखा जा सकता है, nRT अपॉन P। वही चीज मैं यहां लिख रहा हूं, तो W इरिवर्सिबल बराबर माइनस P एक्सटर्नल, V2 की जगह आ जाएगा nRT बटे P2 माइनस nRT बटे P1। क्योंकि समतापीय प्रक्रम है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर के अंदर क्या आएगा, चेंज आएगा। पहले प्रेशर P1 होगा, बाद में गैस प्रसारित हो गई तो नया प्रेशर क्या आ गया, P2। W इरिवर्सिबल, इनमें nRT दोनों में कॉमन ले लिया, माइनस P एक्सटर्नल nRT 1 अपॉन P2 माइनस 1 अपॉन। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। वापिस देख लें एक बार जो पढ़ाया। मैंने एक आइडियल गैस ली और उस गैस को प्रसारित किया और प्रक्रम कौन सा रखा, समतापी। समतापी प्रक्रम के दौरान आप सबको पता है टेम्परेचर कैसा रहेगा, कांस्टेंट। टेम्परेचर में नेट चेंज कितना आएगा, 0। PV बराबर किसके होता है, nRT। टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, N को कांस्टेंट कर दिया, R को कांस्टेंट कर दिया, तो PV कांस्टेंट हो जाएगा। जो पहले P1 V1 आएगा वही बाद में P2 P2 आएगा। P1 V1 बराबर किसके, P2 V2। गैस को आप प्रसारित कर रहे हो, आयतन बढ़ेगा, प्रेशर के अंदर क्या आएगी, कमी आएगी। आगे समझो, आयतन तो बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर को कम कर रहे हो, टेम्परेचर कैसा है, कांस्टेंट है। सेकंड चीज, आदर्श गैस को जब आप प्रसारित करते हो तो आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन निकालने का फॉर्मूला होता है, कल ही मैंने बताया था du बराबर क्या होता है, NCV/dt। dt का मान 0 है क्योंकि टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ समतापी प्रक्रम में अगर किसी आदर्श गैस को प्रसारित किया जाए तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 0 होता है, एंथैल्पी में परिवर्तन भी कितना होता है, 0 होता है। सिस्टम काम कर रहा है तो सीधी सी बात है गैस प्रसारित हो रही है। जब सिस्टम कार्य करता है तो कार्य दो तरह के हो सकते हैं, एक अनुत्क्रमणीय कार्य हो सकते हैं और एक कैसे, उत्क्रमणीय।
जब अनुत्क्रमणीय कार्य होते हैं तो एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट होता है, इसीलिए हम एक्सटर्नल प्रेशर का इंटीग्रेशन नहीं करते, केवल dV का इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन उसी चीज़ का किया जाता है जिसके अंदर चेंज आता है। जब आपने उसका इंटीग्रेशन किया तो फाइनली आपके पास अनुत्क्रमणीय प्रक्रम समतापीय, अगर समतापी प्रक्रम है और अगर आप किसी गैस को अनुत्क्रमणीय रूप से प्रसारित कर रहे हो तो किया गया कार्य सिस्टम के द्वारा कितना होगा, -P एक्सटर्नल क्या होगा, डेल V होगा। आगे बात समझ में? यहाँ डेल V इसीलिए लगाया है आपने क्योंकि झटके के साथ परिवर्तन होगा। आपने जैसे ही बोरी को हटाया तो तुरंत वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा, वॉल्यूम में थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा चेंज आएगा, इसीलिए यहाँ पे डेल लगाया जाता है। डी का मतलब होता है थोड़ा सा चेंज और इस बड़े डेल का मतलब होता है बहुत बड़ा आयतन में चेंज। फाइनली आपने यहाँ से यहाँ तक निकाल दिया। आगे बढ़े यहाँ तक समझ में? पहले एक बार यहाँ से यहाँ तक उतार लो, फिर अपन उत्क्रमणीय प्रक्रम में कार्य देखेंगे। पहले यहाँ से उतारना चालू करो। जब आप यहाँ तक उतार लें तब मुझे बता देना। लाइव वालों को बेटा समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया सुनीता मैडम, बिल्कुल सही बताया था आपने। 3 ठीक है, आ रहा है बेटा लाइव वालों को यहाँ तक समझ में? ठीक है। आज इसकी बुकलेट डाल दूंगा बेटा, है ना, ऑनलाइन, वो उस पर फोल्डर से ले लेना आप फिर। सुप्रिया मैडम समझ में आ गया इस एरो का मतलब क्या बढ़ रहा है? ठीक है बेटा, वेरी गुड। क्या नाम है बेटा? दीक्षा। समझ में आया? डी निकालने का फॉर्मूला क्या है? ठीक है। अब जैसे एग्जामिनर को थोड़ा चेंज करना होगा तो इस सीवी की 3 वैल्यूज हो सकती हैं, 3/2R, 5/2R और 3R। आई बात समझ? 3/2R मोनो एटॉमिक, 5/2R डाई एटॉमिक और 3R लीनियर गैसेस के लिए, ट्राई एटॉमिक के लिए। निर्वात में कृष्णा एक्सटर्नल प्रेशर कितना होता है? निर्वात में क्या मानते हैं कि जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो कितना है? 0। निर्वात का मतलब ही है कि जो बाह्य दाब है, भाई निर्वात वैक्यूम का मतलब ही क्या होता है कि यहाँ पर प्रेशर को 0 कर दिया गया, एक्सटर्नल प्रेशर 0। इस साल इस पर फर्स्ट ग्रेड में क्या क्वेश्चन आया था पिछली साल, वो देखते हैं अभी, पहले इसको करें। उतार लिया बेटा तक? अभी आपने ये W बराबर -P डेल V लगाया, ये इस फॉर्मूले को तब अप्लाई करना है जब सिस्टम के द्वारा कार्य किया जा रहा है और अनुत्क्रमणीय रूप से कार्य किया जा रहा है। अनुत्क्रमणीय का मतलब समझ में आ गया होगा, झटके से आयतन गैस प्रसारित हो गई, झटके से प्रसारित हो रही है। चला आगे, देखो आगे। अभी आपने जो कार्य किया वो अनुत्क्रमणीय रूप से किया, अब उत्क्रमणीय प्रसार।
उत्क्रमणीय रूप से गैस का प्रसार, समतापी प्रक्रम ही चल रहा है। अब आपने अभी तो क्या किया कि झटके से गैस को प्रसारित कर दिया। उत्क्रमणीय प्रक्रम कैसा प्रक्रम होता है दिनेश? फास्ट प्रोसेस, स्लो प्रोसेस? हाँ, स्लो प्रोसेस, धीमे 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 धीमे। तो एक बार ही कार्य होगा या कई बार कार्य होगा? कई बार। इसीलिए मुझे सब कार्यों को जोड़ना पड़ेगा, इसीलिए इंटीग्रेशन किया जाएगा। तो आप कहोगे W बराबर माइनस इंटीग्रेशन V1 से V2। इसका मतलब ये होता है कि V1 से जब तक आप V2 तक गए तब तक जितना भी कार्य किया गया उसको इंटीग्रेट करो, उसको क्या करो? जोड़ो। तो W बराबर माइनस V1 से V2 P एक्सटर्नल डॉट क्या होगा? dV, क्योंकि यहाँ एक्सटर्नल प्रेशर भी बदलता है और साथ में क्या बदलता है? वॉल्यूम भी बदलता है। अब आप सबको पता है W बराबर माइनस इंटीग्रेशन V1 से V2, P की जगह लिखा जा सकता है nRT अपॉन V, क्योंकि सबको पता है PV बराबर किसके होता है? nRT के। तो P को मैंने लिख दिया nRT अपॉन V dV। आई बात समझ में? जब मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं तो आपको फाइनली फॉर्मूला याद रखना है, W बराबर माइनस 2.303 nRT log 10 V2 अपॉन V1। आपके पास ये फॉर्मूला आता है, W बराबर 2.303 nRT log 10 V2 बाय V1। ये समतापी प्रक्रम के दौरान किसी आदर्श गैस को प्रसारित करने पर, आदर्श गैस को उत्क्रमणीय रूप से प्रसारित करने पर निकाय के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो होता है W बराबर माइनस 2.303 nRT log 10 क्या? V2 बाय V1। V1 पहले आयतन है, V2 क्या है? बाद में आयतन है। N आपको पता है गैस के मोल है, R 8.3 रहेगा। टेम्परेचर किस में लेंगे? केल्विन में। कई बार ऐसा होता है डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेता है, तो माइनस 2.303 log 10 को आप सबको पता है हम ln भी लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला हो जाएगा माइनस nRT ln V2 अपॉन V1। ये भी फॉर्मूला आ सकता है लिखा हुआ। आगे समझ लो। तीसरी चीज आप सबको पता है कि समतापी प्रक्रम के दौरान P1 V1 बराबर होता है P2 V2 के। तो हम V2 बटे V1 की जगह लिख सकते हैं P1 बटे P2। V2 बटे V1 बराबर P1 बटे P2। आगे समझ में? तो यहाँ V2 बटे V1 की जगह P1 बटे P2 भी लिखा जा सकता है। तो हमारा फॉर्मूला W बराबर माइनस 2.303 nRT log 10 P1 अपॉन P2। वो आपको देखना पड़ेगा मुझे फॉर्मूला किस फॉर्म में दे रखा है। ये तो कन्फर्म है, समतापीय रूप से जब किसी गैस को प्रसारित किया जाता है तो आयतन और प्रेशर दोनों के अंदर चेंज आएगा। अगर क्वेश्चन में आपको आयतन की फॉर्म में दे रखा है वैल्यू तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, और प्रेशर की फॉर्म में ले रखा है तो फॉर्मूला ये लग जाएगा। और इस तरीके से आप उत्क्रमणीय रूप से गैस को प्रसारित करने में जो कार्य किया वो पता लग जाएगा। आगे समझ में? उतार। अच्छा जवाब दे रहे हो बेटा, आप लोग ऑनलाइन वाले अच्छा दे रहे हो।
और ऑफलाइन वाली बेटा अच्छा जवाब देते हो। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन का जवाब कैसे दोगे, जो आपसे पिछली बार फर्स्ट पीरियड में पूछा था। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चले आगे। इस क्वेश्चन को इस साल पूछा गया, 10 एटमॉस्फेयर दाब पर किसी आदर्श गैस के 2 लीटर को समतापीय रूप से निर्वात में जब तक प्रसारित किया गया तब तक इसका कुल आयतन 10 लीटर न हो जाए। समझे क्या कह रहा है? 10 एटमॉस्फेयर दाब है, यानी जो आपने गैस भरी हुई है, जो गैस के अंदर जो मतलब जो पिस्टन फिटेड गैस के सिलेंडर के अंदर जो गैस भरी हुई है उसका दाब बोलो कितना है? 10 एटमॉस्फेयर। 10 एटमॉस्फेयर दाब पर किसी आदर्श गैस को 2 लीटर से आपने कितना प्रसारित किया? 10 लीटर तक। और कैसे प्रसारित किया? समतापीय रूप से। तो आपसे पूछा गया इस प्रसारण में कितना कार्य किया गया? बोलो 0। उसका रीजन क्या है? उसने कहा निर्वात में। निर्वात का मतलब ये होता है कि एक्सटर्नल प्रेशर कैसा है? 0 है। और मैंने अभी अभी आपको कहा जब एक्सटर्नल प्रेशर 0 होता है तो उस समय किसी भी गैस को जब आप प्रसारित करते हो तो किया गया कार्य कितना होता है? 0। क्वेश्चन वही है, समतापीय रूप से आपने किसी गैस को प्रसारित किया है 10 एटमॉस्फेयर दाब पर किसी आदर्श गैस के 2 लीटर समतापीय रूप से निर्वात में जब तक प्रसारित होते हैं जब तक कि इसका कुल आयतन 10 लीटर ना हो जाए। इसका मतलब यह है कि जो गैस है ना, गैस भरी हुई है पिस्टन फिटेड में, उसका जो प्रेशर है वो 10 एटमॉस्फेयर है। अब आपने इसको 2 लीटर से कितना प्रसारित कर दिया? 10 लीटर। लेकिन बार बार कह रहा हूँ ये है तो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, फॉर्मूला तो W बराबर -P एक्सटर्नल डेल V लगेगा, लेकिन यहाँ मुझे एक्सटर्नल प्रेशर लेना है। मुझे कैसा लेना है? एक्सटर्नल प्रेशर। और वो कह रहा है कि जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो निर्वात है, यानी निर्वात में आप गैस को क्या कर रहे हो? प्रसारित कर रहे हो, तो कुछ भी कार्य नहीं करना पड़ेगा। आई बात समझ में? क्योंकि निर्वात में गैस को क्या किया जा रहा है? प्रसारित किया जा रहा है। आ गया बेटा समझ में? नेक्स्ट। हाँ, अनुत्क्रमणीय तो है। अगर मान लीजिए, सुनो मेरी बात, 10 एटमॉस्फेयर दाब पर किसी आदर्श गैस के 2 लीटर समतापीय रूप से निर्वात में जब तक प्रसारित होते हैं तब तक इसका कुल आयतन कितना नहीं हो जाए? 10 लीटर ना हो जाए। इस प्रसारण में कितना कार्य किया जाएगा? एक बात बताओ, जब निर्वात है, कोई बाह्य प्रेशर लगा हुआ ही नहीं है, तो कोई चीज़ धीमी चलेगी या तेजी से चल जाएगी? एक बात बताओ, ये पिस्टन जो होता है ये ऊपर क्यों नहीं जाता है? उसका कारण है बाहर से प्रेशर लग रहा है। जब बाहर से कोई प्रेशर ही नहीं लगेगा तो एक्सटर्नल प्रेशर तो 0 है, तो ये पिस्टन रुकेगा या तुरंत खुद ही चल जाएगा? चला जाएगा। तो स्लो प्रोसेस हुआ, फास्ट हुआ? और फास्ट होता है तो कौन सा प्रक्रम है? अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। समझ में आ गई बात? हाँ, वो कहता नहीं साहब धीरे धीरे धीरे, तो हम कहते कि साबुत्क्रमणीय प्रक्रम है। वो तो कह रहा है निर्वात है। निर्वात भाई, जो आपका गैस का सिलेंडर है इसमें पिस्टन लगा हुआ है, अब ये ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाने से रोकता कौन है इसको? एक्सटर्नल प्रेशर ही तो रोकता है। तो जो हम कार्य करते हैं, जो बाउंड्री पर काम किया जाता है, हमेशा कार्य बाउंड्री पर होता है। तो जो अंदर गैस भरी हुई है वो बाउंड्री पर वर्क करेगी, तो वो वर्क क्यों करना पड़ रहा है उसको? क्योंकि बाहर से प्रेशर लग रहा है। बाहर से अगर प्रेशर ही नहीं है फिर काहे का वर्क? सीधा तुरंत प्रसारित हो जाएगी। आई बात समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे अपनी कॉपी में, एक छोटा सा क्वेश्चन लिखे बेटा। लाइव वालों को समझ में आ गया? जीतराम बिल्कुल सही है बेटा, 0, वेरी गुड। सुभाष बिल्कुल सही है। लिखा है क्वेश्चन, एकल परमाणविक गैस के, एक छोटा सा क्वेश्चन लिखे, एकल परमाणविक गैस के 1 मोल को, एकल परमाणविक गैस के 1 मोल को 300 केल्विन ताप पर 300 केल्विन ताप पर 2 एटमॉस्फेयर से 1 एटमॉस्फेयर तक
प्रसारित किया जाता है। तो समतापीय रूप से ज्ञात करें। नंबर 1 W इरिवर्सिबल, पहले तो ऐसा कर ले W रिवर्सिबल, और नंबर 2 W इरिवर्सिबल। मोटा मोटा मैं क्वेश्चन बता दूं, लैंग्वेज कुछ भी हो। वो कह रहा है कि एक आपने एक गैस ली, उसका 1 मोल है, टेम्परेचर हमने नियत कर लिया 300 केल्विन, गैस को प्रसारित किया गया, क्योंकि आपको पता है प्रसारित करोगे तो आयतन तो बढ़ेगा लेकिन दाब में क्या आएगी, कमी, तो बाद में दाब 2 एटमॉस्फेयर से 1 एटमॉस्फेयर रह गया। अब उसने पूछा आपसे कि कार्य ज्ञात करें। 2 तरह से कार्य बताना है, अनुत्क्रमणीय रूप से कार्य और उत्क्रमणीय रूप से कार्य। आगे समझ में। अब अभी मैंने बताया था, अगर रिवर्सिबल रूप से कार्य होगा तो फॉर्मूला लगेगा W बराबर -2.303 nRT log 10 P1/P2। ये फॉर्मूला लगा दोगे, -2.303, n का मान आप सबके पास 1 है ही क्योंकि गैस का 1 मोल है। आंसर को जूल में ले लेते हैं तो 8.314। टेम्परेचर बोलो कितना केल्विन है, 300 केल्विन, log 10। P1 का पहले मान कितना था, 2, बाद में कितना हो गया, 1। log 2 की वैल्यू आप सब जानते हैं 0.3010। आगे समझो, 0.3010 और होगा। क्लियर। अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस में कार्य निकालना हो तो मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, फाइनली देखिए आया होगा W बराबर, देखिए फाइनली फॉर्मूला क्या आया था, -P एक्सटर्नल nRT 1/P2 - P1। कोई दिक्कत? अब देखो क्या होता है क्वेश्चन में, कुछ ना दे तो जो ये P2 होता है ना, P2 यही एक्सटर्नल प्रेशर होता है। जो P2 होता है ना, P2 वही एक्सटर्नल प्रेशर होता है। आप खुद ही सोचो, कोई गैस है, वो प्रसारित हो रही, अब वो पिस्टन रुक गया, तो ये पिस्टन तभी तो रुक सकता है जब एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर बराबर हो जाएंगे। कोई गैस प्रसारित हुई, पिस्टन यूं से यूं चला, अब ये यहां रुक गया, तो ये तभी तो रुक सकता है जब एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर आपस में क्या हो जाए, बराबर। तो ध्यान रखें, जब P एक्सटर्नल नहीं दिया होता तो P2 को किसके बराबर मान लेते हैं, P एक्सटर्नल। P एक्सटर्नल P2 के बराबर मान लिया जाता है। आई बात समझ? अब बोलो एक्सटर्नल P2 अपना कितना था, अरे P2 कितना है, 1, N 1 है, R का मान 8.3, टेम्परेचर कितना है 300, 1/P2 कितना है 2, और P1 कितना है, P2 2 है 1 है, P2 2 थोड़ी है, 1 है, और P2 कितना है, P1 कितना है 2। ये करो ना बाप, 1 में से 1/2। अरे पहले P1 तो कितना है, पहले P1 2 है, बाद में P2 कितना हो गया 1। अब जो भी आंसर आएगा, देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मैं आपको बता दूं, उत्क्रमणीय ढंग से किया गया जो कार्य है उसमें वर्क का मान ज्यादा आता है इरिवर्सिबल प्रोसेस के, गैस को प्रसारित करने में। जब आप समतापी रूप से किसी गैस को प्रसारित कर रहे हो तो 2 तरीके से गैस को प्रसारित कर सकते हैं, उत्क्रमणीय रूप से और अनुत्क्रमणीय रूप से। तो उत्क्रमणीय रूप से जब गैस को प्रसारित किया जाता है तो सिस्टम को अधिक कार्य करना पड़ता है, किसकी तुलना में, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम की तुलना में। अगर आप जब कैलकुलेशन करोगे तो देखो आंसर तो दोनों ही नेगेटिव में आएंगे, लेकिन नेगेटिव तो सिर्फ इतना सा बताता है कि सिस्टम के द्वारा कार्य किया जा रहा है।
तो आप नेगेटिव को मत देखना, वैल्यूज़ को देखोगे, तो वैल्यूज़ को देखोगे तो अपने आप पता चलेगा ऊपर वाली वैल्यू का मान नीचे वाली वैल्यू से क्या आ रहा होगा, ज़्यादा आ रहा होगा। कितना है? ठीक है, और नीचे वाले में? हाँ जो भी है कर लोगे बेटा, जो भी है। जो आपके हीट वर्क दे रखा है ना, वो यही कॉन्सेप्ट है, कब हीट को पॉजिटिव करना है, कब वर्क को पॉजिटिव करना है, कब नेगेटिव करना है। कहीं कोई दिक्कत आ गया समझ में? क्या चीज़? हाँ दे रखा होता है कि गैस को उत्क्रमण ये ढंग से प्रसारित किया गया, अनुत्क्रमण ये ढंग से प्रसारित किया गया, बाकायदा क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है। जो भी है कर लिया बेटा, आ गया समझ में? तो मेरे हिसाब से समतापी प्रक्रम से रिलेटेड आपके सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, सारे ग्राफ आ गए। du की वैल्यू 0 है, dh की वैल्यू 0 है, दो तरह के वर्क आएंगे, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। w बराबर -p डेल भी लगेगा, w बराबर -2.303 nRT log 10 v2/v1 या p1/p2, ये हमारे पास फॉर्मूले होंगे। चलो बेटा आगे। अब लिखे अगला सेकंड हेडिंग, रुद्रोष्म प्रक्रम। रुद्रोष्म प्रक्रम सेकंड, रुद्रोष्म प्रक्रम। अब सारी की सारी बातें अपन रुद्रोष्म प्रक्रम के लिए निकालेंगे। रुद्रोष्म प्रक्रम, जनरली रुद्रोष्म प्रक्रम, मैंने आपसे कहा था जब रुद्रोष्म प्रक्रम होता है तो मैंने कहा था उस दौरान सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में किसी भी तरह की एनर्जी का क्या नहीं होता, एक्सचेंज नहीं होता। नो एक्सचेंज, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में किसी भी तरह की एनर्जी का क्या नहीं होता, एक्सचेंज नहीं होता। उस दौरान मैंने आपसे कहा था सिस्टम की जो एनर्जी है Q, वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, और dQ का मान कितना निकल के आता है, 0। अगर आपने रुद्रोष्म रूप से किसी गैस को प्रसारित किया तो मैंने आपसे कहा था रुद्रोष्म रूप से जब किसी गैस को प्रसारित करते हैं उस दौरान प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों में ही चेंज आता है। P भी चेंज होता है, V भी चेंज होता है और T भी चेंज होता है। अब आप सबको पता है PV बराबर किसके होता है, nRT। तो P1 V1 अपॉन T1 बराबर nR बराबर कांस्टेंट। अगर आप रुद्रोष्म रूप से किसी गैस को प्रसारित कर रहे हो तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तीनों के अंदर ही क्या आता है, चेंज, और गैस के मोल कांस्टेंट है, R का मान भी कांस्टेंट है। तो सीधी सी बात है, इसके अंदर जो फॉर्मूला पुटिंग होती है वो होता है P1 V1 अपॉन T1 किसके बराबर, P2 V2 अपॉन T2। पहली बात समझ में आ गई होगी, आया समझ में? दूसरी बात अगर हम बात करें, रुद्रोष्म रूप से जब आप किसी गैस को प्रसारित करोगे तो अगर आप किसी गैस को प्रसारित करोगे तो मैंने आपसे कहा था, याद करो, इसको समझने का सबसे अच्छा उदाहरण होता है परफ्यूम। परफ्यूम के अंदर जैसी जो गैस भरी हुई है, जैसे ही आप परफ्यूम को एक छोटे से छिद्र के द्वारा बाहर निकालते हैं तो गैस आपकी क्या होती है, प्रसारित होती है, आयतन बढ़ता है और दाब में क्या आती है, कमी, और साथ में कौन सा इफेक्ट क्रिएट होता है, कूलिंग इफेक्ट। इन्हीं चीजों से मैं ग्राफ भी बना सकता हूं। पहला ग्राफ प्रेशर और वॉल्यूम का है, वॉल्यूम को हम बढ़ा रहे हैं, प्रेशर कम होगा, पहला ग्राफ। दूसरा वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ भी बढ़ाया जा सकता है। रुद्रोष्म रूप से जब कोई गैस प्रसारित की जाती है तो उस दौरान ताप के अंदर क्या आती है, कमी आती है। सुनना, तीसरी चीज इस तरह से बनेगी, तीसरा ग्राफ, इस दौरान प्रेशर और टेम्परेचर दोनों के अंदर ही क्या आती है, कमी आती है। आगे समझना, पहला केस ये था फर्स्ट रुद्रोष्म प्रक्रम में पहली बात है सर, नंबर 1 पॉइंट। अब हम बी बात करें। अगर आप रुद्रोष्म रूप से किसी गैस को प्रसारित करते हैं
तो बताएं इसकी आंतरिक ऊर्जा में क्या चेंज आएगा। तो आप सबको पता है जब किसी आदर्श गैस को रुद्रोष्म रूप से प्रसारित किया जाएगा तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन du बराबर आएगा NCV/dt। अरे हाँ या ना, यहां पर कोई भी वैल्यू जीरो नहीं होगी क्योंकि dt थोड़ी चेंज होता है, dt में तो चेंज होता ही है। CVN आ रहा है समझ में, du बराबर NCV/dt। अब थोड़ा सा अपन इस फॉर्मूले को देख लेते हैं। आज ही हमने निकाला था गामा बराबर होता है CP/CV। गामा बराबर आज ही निकाला था, CP को लिखा जा सकता है CV + R/CV। आज ही बताया था CV में CV का भाग लगाओगे तो क्या आएगा 1 + R/CV। इसको इधर ले जाता हूं तो गामा -1 बराबर R/CV। हाँ या ना, तो CV की वैल्यू क्या आ जाएगी R/γ-1। इस वैल्यू को यहां पुट करने पर du बराबर n, CV की जगह लिखोगे आप R dt अपॉन, किताबों में ये फॉर्मूला लिखा हुआ होता है। आया समझ में? रुद्रोष्म रूप से जब किसी गैस को प्रसारित किया जाए तो उसकी आंतरिक ऊर्जा को कैसे परिकलित किया जाएगा, फॉर्मूला होगा nRdt अपॉन γ-1। n आपको पता ही है, या गैस के मोल है, r आपको पता है गैस कांस्टेंट है, dt आपको पता है जब किसी गैस को रुद्रोष्म रूप से प्रसारित किया जाता है तो तापमान में कमी या तापमान में वृद्धि होती है। आ रही बात समझ में? तापमान में कमी हो रही है, यहाँ पे कूलिंग इफेक्ट जब आप प्रसारित कर रहे हो। गामा आपको सोचना पड़ेगा वहाँ पर मुझे कौन सी आदर्श गैस दे रखी है। अगर एकल परमाणविक गैस है तो 1.66, द्विपरमाणविक गैस है तो 1.40 और त्रिपरमाणविक गैस है तो 1.33 अप्लाई करेंगे। इतना लेवल पे आता नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। C.DH बराबर आपको पता है NCP/dt। अगर हम किसी गैस को आदर्श रूप से प्रसारित करें, रुद्रोष्म रूप से प्रसारित करें तो बताओ उस दौरान एंथैल्पी में कितना परिवर्तन आएगा। तो आप फॉर्मूला लगाओगे DH बराबर क्या NCP/dt और CP को लिखा जा सकता है गामा इंटू क्या CV। अरे हाँ या ना, देखो बोर्ड पे गामा बराबर CP/CV। तो इसका मतलब ये हुआ जो CV की वैल्यू हमारे पास आई उसको अगर गामा से गुना कर दिया जाए तो वो वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, CP के। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया n, CP की जगह हम लिख सकते हैं CV इंटू गामा, गामा R बटे γ-1 dt। ये DH आ जाएगा। कोई दिक्कत? चूंकि गामा बराबर क्या होता है CP/CV, तो CP बराबर CV इंटू क्या कर दिया, अरे CV इंटू क्या कर दिया गामा। इस वैल्यू को गामा से गुना कर दो तो ये वैल्यू CP हो जाएगी, इसको यहाँ पुट कर दिया। तीसरी चीज D, वर्क। रुद्रोष्म रूप से जब किसी गैस को प्रसारित किया जाए तो सिस्टम के द्वारा क्या कार्य किया जाएगा। अब आप सबको फ्लॉट पता है, डेली बराबर Q + W। आया समझ में? इस दौरान आपको पता है Q का मान कांस्टेंट होता है, ना तो हम सिस्टम को कोई एनर्जी देते हैं ना सिस्टम से कोई एनर्जी लेते हैं। इस दौरान जो Q की वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है। Q की वैल्यू अपन क्या लगा देते हैं, 0। Q का मतलब यहाँ पर यह है कि ना तो ऊष्मा लेगा ना ऊष्मा देगा। आ रहा समझ में? अब आप सबको पता है इस दौरान डेल E किसके बराबर हो जाएगा, W के। यानी जो हमारे पास DE आया वही W होगा। और हमारे पास DE क्या आया था, या देखो nRdt बटे क्या आया, γ-1। आ रहा है समझ में? तो मैं लगा दूंगा W बराबर nRdt को लिख देता हूँ T2 - T1 अपॉन γ-। आया समझ में? अरे हाँ या ना? अब क्या होता है इसमें, और भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। जनरली क्या होता है, वो कहेगा रुद्रोष्म रूप से किसी गैस को प्रसारित किया गया
तो बताओ निकाय द्वारा कितना कार्य किया गया। फॉर्मूला लगाओगे nR/dt बटे गामा माइनस 1, nR/T2 माइनस T1 बटे गामा माइनस 1। जनरली क्वेश्चन के अंदर शुरू में टेम्परेचर T1 दे रखा होता है, लेकिन आपको T2 नहीं दे रखा होता, तो फिर वो T2 निकालना पड़ता है। तो उसको निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं। पहला तरीका T1V1 गामा माइनस 1 बराबर T2V2 गामा माइनस 1। इतना आपको नहीं जाना है, बस पढ़ के छोड़ना है। P1 माइनस गामा T गामा बराबर P2 1 माइनस गामा T2 गामा। आपको क्या करेगा, T2 नहीं दे रखा होगा, क्वेश्चन के अंदर घुमा घुमा के T1 दे रखा होगा, V1 दे रखा होगा, V2 दे रखा होगा, तो इनकी मदद से पहले क्या निकालोगे, T2, वो यहाँ पुट करोगे। या प्रेशर दे रखा होगा, T1 दे रखा होगा, प्रेशर P2 दे रखा होगा, फिर आप क्या निकालोगे, T2, और फिर यहाँ पुटिंग करोगे। लेकिन जनरली इस तरह के क्वेश्चन आपके कोर्स के हिसाब से कभी नहीं आते, फिर वो फिजिक्स में घुस जाते हैं अपन। समझ में आ गया? अब एक बार आप उतार लें इस सारे को, समझाने की जरूरत है, ये आ गया? यहाँ से उतारना चालू करें। रुद्रोष्म प्रक्रम के अंदर हम कहेंगे सिस्टम किसी भी तरह की एनर्जी को एक्सचेंज नहीं करता है सराउंडिंग के साथ। Q कांस्टेंट है, चेंज इन एनर्जी, सिस्टम के जो चेंज इन एनर्जी है उसकी वैल्यू 0 होती है। Q का मतलब निकाय ना तो ऊष्मा का अवशोषण करेगा और ना ही ऊष्मा का क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा। यानी निकाय की ऊष्मा कांस्टेंट है। वहाँ हमने Q इसीलिए 0 लगाया क्योंकि वहाँ Q का मतलब है निकाय के द्वारा अवशोषित ऊष्मा या निकाय के द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा। समझ में आ गई बात? और यहाँ Q कांस्टेंट का मतलब यह है कि जो सिस्टम है ना उसकी एनर्जी कांस्टेंट है, उसमें किसी भी तरह का क्या नहीं है, कोई चेंज नहीं है। अब क्या है, कुछ बंद होने वाला नहीं है अब। हाँ,
क्योंकि इतना अब तो खुद भी इन्होंने मान लिया, इसलिए तैयारी में लग जाए। पहले तो मुझे भी लग रहा था कि हो सकता है एग्ज़ाम आगे पीछे हो, अब ये टाइम पे हो जाएगी एग्ज़ाम। बस अब कभी भी आपका निकल जाएगा नोटिफिकेशन और देन आपको लगना है। बोलो बेटा। बेटा ऐसे लिखा, हमने फॉर्मूला पढ़ा था डेली बराबर Q प्लस W। ये ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम है। यहाँ Q का मतलब होता है निकाय के द्वारा अवशोषित ऊष्मा या उत्सर्जित ऊष्मा। तो आप सबको पता है यहाँ निकाय के द्वारा अवशोषित ऊष्मा या उत्सर्जित ऊष्मा 0 होती है, तो इसका मतलब Q का मान 0 हो जाएगा। तो जो रुद्रोष्म रूप से जब आप किसी गैस को प्रसारित करोगे तो उसके जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन आएगा वही निकाय के द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। आगे बात समझ में? इसीलिए जो हमने ऊपर du निकाला था, या डेल E को ही हमने du कहा था, याद करो। अरे हाँ या ना? तो जो du का मान है वही W के बराबर होगा। तो ऊपर du का मान आया था nr dt बटे गामा माइनस 1, लेकिन वहाँ हमने dt की जगह यहाँ लिख लिया T2 माइनस T1। आगे समझ में आया नहीं आया? अब जनरली क्या होगा, आपको T1 क्वेश्चन में दे रखा होगा, T2 नहीं दे रखा होता, तो T2 निकालने के फिर ये दो तरीके होता है, फिर ये फिजिक्स अप्लाई हो जाती है कि T2 कैसे फाइंड आउट करोगे। तो या तो इस फॉर्मूले से या इस फॉर्मूले से T2 निकाल के फिर यहाँ पुटिंग करनी पड़ती है। क्या? हाँ, तो dt की जगह मैंने लिख दिया, dt क्या है, चेंज इन टेम्परेचर ही तो है, तो dt को मैंने लिख दिया T2 माइनस T1। dt क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। क्यों? nr गामा माइनस, गामा भी था क्या? देखो आप, कहाँ था गामा? गामा तो DH में था। आया समझ में? उम्मीद करता हूँ रुद्रोष्म समझ में आ गया होगा। तीसरा लिखें समदाबी प्रक्रम। अब फटाफट हो जाएंगे, 2 प्रक्रम और हैं छोटे छोटे। मेन समतापी और रुद्रोष्म इंपॉर्टेंट होता है समदाबी प्रक्रम। समदाबी प्रक्रम के बारे में तो आप खुद पढ़ चुके हो खूब सारा। समदाबी प्रक्रम आपको दिख रहा होगा। समदाबी जो प्रक्रम है इसके अंदर क्या कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। गैस को आप प्रसारित करोगे लेकिन शर्त क्या रहेगी, प्रेशर कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट। कहने का मतलब dp की जो वैल्यू होगी वो कितनी रहेगी, 0। ठीक है। फिर आप सबको पता है प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो PV बराबर nRT, वॉल्यूम बराबर nR अपॉन P और T। n कांस्टेंट, R कांस्टेंट, P कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हो गया, तो हम लिख सकते हैं V अपॉन T बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। यानी V1 अपॉन T1 बराबर किसके, V2 अपॉन T2 के। अगर आप समदाबी रूप से किसी गैस को प्रसारित करोगे तो दाब तो कांस्टेंट रहेगा लेकिन वॉल्यूम और टेम्परेचर में क्या आएगा, चेंज आएगा। दिख रहा होगा V समानुपाती किसके होगा, T के। गैस प्रसारित होगी, वॉल्यूम बढ़ेगा और उसके साथ उसके तापमान में भी क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप कर सकते हो, वॉल्यूम टेम्परेचर इस तरह से आएगा, टेम्परेचर वॉल्यूम तो अपने बना लिया ना, सॉरी, टेम्परेचर और प्रेशर। इस तरह से आएगा। प्रेशर तो कांस्टेंट है, क्या बढ़ रहा है, टेम्परेचर। वॉल्यूम वॉल्यूम और प्रेशर इस तरह से आएगा, सॉरी चेंज करो, यहाँ तो आएगा प्रेशर, इसको चेंज कर देते हैं, चेंज कर देते हैं हमारे इसको ऐसे। हाँ, वॉल्यूम टेम्परेचर, इधर टेम्परेचर ले लो, सॉरी हाँ टेम्परेचर, और इधर क्या लेना है, प्रेशर।
प्रेशर कांस्टेंट रहेगा ना, आगे के भी। हाँ तो ये कौन सा ले लें अपन, कौन सा रह गया, वॉल्यूम और टेम्परेचर, वॉल्यूम और कौन सा, देखो वॉल्यूम टेम्परेचर आ गया, टेम्परेचर और प्रेशर आ गया, और क्या आ गया, प्रेशर वॉल्यूम आ गया। नहीं उल्टा करो ना, वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, अरे वॉल्यूम तो बढ़ेगा और प्रेशर कैसा रहेगा, कांस्टेंट। आगे सारे ग्राफ समझ में। बता दो। ठीक है, इसके अंदर जब आप डी यू निकालोगे तो उसको निकालने का फॉर्मूला होगा NCV/dt। बाकायदा क्वेश्चन में लिखेगा कि हमने आदर्श गैस को समदाबी रूप से प्रसारित किया तो बताओ आंतरिक ऊर्जा में क्या परिवर्तन आएगा, फॉर्मूला NCV/dt, N के मान, CV के मान, dt के मान सारे आपको दे रखे होंगे। DH NCP/dt सारी वैल्यूज दे रखी होंगी 4। अब आप खुद ही सोच सकते हैं यहाँ कार्य क्या आएगा। हाँ, समदाबी प्रक्रम के दौरान प्रेशर कांस्टेंट रहता है, कार्य जीरो क्यों होगा, कार्य जीरो क्यों होगा, वो तो कार्य जीरो तब होता है जब हम निर्वात में किसी गैस को प्रसारित कर रहे होते हैं। समझ में आ रही बात। अब प्रक्रम कैसा है, समदाबी है, समदाबी का मतलब है दाब कांस्टेंट है, दाब कैसा है, कांस्टेंट। इसका मतलब यह है कि दाब बराबर है, दाब कांस्टेंट है। दाब कांस्टेंट होने का मतलब यह है दाब में कोई चेंज नहीं है, दाब में क्या नहीं है, चेंज नहीं है, दाब में किसी भी तरह का कोई क्या नहीं है, चेंज नहीं है। और जब दाब के अंदर चेंज नहीं होता, हम कहते हैं कि दाब कांस्टेंट रहता है, तो खुद ही सोचो वो प्रक्रम कौन से होते हैं, उत्क्रमणीय प्रक्रम या अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। अरे उत्क्रमणीय प्रक्रम में तो मैंने कहा था प्रेशर चेंज होता जाता है, और आपसे कहा था जो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं उनके अंदर प्रेशर क्या नहीं होता, चेंज नहीं होता, डिफरेंस बताया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि समदाबीय रूप से जब आप किसी गैस को प्रसारित करते हो तो वो एक तरीके से अनुत्क्रमणीय रूप से गैस का प्रसार होता है। हमने क्या कहा, खुद ही सोचो, उत्क्रमणीय प्रक्रम, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। उत्क्रमणीय प्रक्रम में हमने कहा था हर स्टेप में प्रेशर चेंज होता है, अरे आया ध्यान। और हमने कहा था जब अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होता है तो हमने कहा था एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है, प्रेशर्स के अंदर चेंज नहीं आता है, प्रेशर हमेशा कैसा बना रहता है, कांस्टेंट बना रहता है। अरे आई बात समझ में। तो इसका मतलब समदाबी रूप से जब आप किसी गैस को प्रसारित करते हो ना, तो वो एक तरीके से आपने अनुत्क्रमणीय रूप से गैस को क्या किया है, प्रसारित। और अनुत्क्रमणीय रूप से जब गैस को प्रसारित करते हैं तो आप सबको पता है जो कार्य आएगा वो किसके बराबर आएगा, W बराबर -P एक्सटर्नल डेल V के। आया बेटा समझ में। भाई खुद ही सोचो, समदाबी रूप से किसी गैस को प्रसारित कर रहे हैं, प्रेशर कांस्टेंट है, और प्रेशर कांस्टेंट होने का मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस, और इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर वर्क कैसे निकलता है, -P एक्सटर्नल डेल V से। कोई दिक्कत बेटा, लाइव वालों को आ रहा है बेटा समझ में, आगे बेटा सारा समझ में, ठीक है। ठीक है, अगला लिखा है समायतनिक प्रक्रम। समायतनिक प्रक्रम लास्ट है, समायतनिक प्रक्रम। अब समायतनिक जो प्रक्रम होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि इस दौरान वॉल्यूम में आपको कोई चेंज नहीं करना है, वॉल्यूम कांस्टेंट। तो सीधी सी बात है, dV के मान क्या हो जाएगा, 0। वही आप लगाओगे, हमें पता है PV बराबर किसके होता है, nRT। आप ये कह रहे हो वॉल्यूम कांस्टेंट है, यानी P बराबर NR अपॉन V। N कांस्टेंट, R कांस्टेंट, और क्या कांस्टेंट कर दिया, वॉल्यूम। क्या क्या चेंज होगा, प्रेशर और टेम्परेचर, यानी P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, T के। फॉर्मूला भी बना सकते हो, P1 अपॉन T1 बराबर P2 अपॉन
T2। प्रेशर, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रेशर कुकर होता है ना, आयतन कांस्टेंट होता है, जैसे ही आप उसको टेम्परेचर देते हो, गर्म करते हो, तो उसका प्रेशर बढ़ने लग जाता है उसमें, तभी तो नाम है प्रेशर कुकर। वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम आपका कैसा है, कांस्टेंट। टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो, लेकिन वॉल्यूम हमेशा कैसा मिलता है, कांस्टेंट। इस पे भी यही वॉल्यूम मिलता है, इस पे भी यही मिलता है, इस पे भी यही मिलता है। वॉल्यूम का पता लगाना है तो सीधी लाइन खींच। सेकंड, du निकाल लोगे, फॉर्मूला NCV/dt। dh निकाल लिया जाएगा, फॉर्मूला NCP/dt। दो ही स्थितियों में कार्य जीरो होता है, जब आप निर्वात में किसी गैस को प्रसारित करो, और दूसरा समआयतनिक प्रक्रम में भी कार्य कितना होता है, जीरो, क्योंकि डेल V की वैल्यू क्या होती है, dV बराबर क्या होता है, जीरो। आगे बात सुनो, हमने पहले ही पढ़ लिया, इसमें फ्लॉट के अंदर डेल E बराबर Q प्लस W, समआयतनिक प्रक्रम में W जीरो होगा, Q किसके बराबर होता है, डेल E या du। एक ही बात, पहले ही बता चुका कि समआयतनिक प्रक्रम में निकाय जो ऊष्मा अवशोषित करता है वो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होती है। Q बराबर डेल E या du होता है। ये तब बात की जाती है जब आप सबको पता है प्रक्रम कैसा होता है, समआयतनिक होता है। आगे ध्यान, रुद्रोष्म प्रक्रम में, समदाबी प्रक्रम में मैंने आपसे कहा था Q डेल H के बराबर होता है, और समआयतनिक प्रक्रम में Q किसके बराबर होता है, डेल E के बराबर होता है। उम्मीद करता हूँ आपके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझ में आ गया होगा। यही फ्लॉट है, यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। अब अपन अगली बात कर रहे हैं, नेक्स्ट हेडिंग, स्लॉट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जिसको स्लॉट कहते हैं, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, ठीक है। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम को समझने से पहले कुछ चीजें हैं, मतलब ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम को अपन समझेंगे क्या कहता है, उससे पहले कुछ बेसिक चीजें इसमें भी आएगी। जैसे अपन ने लास्ट में डेल E, Q और W की बात की थी ना, इसी तरीके से सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर नए थर्मोडायनेमिक्स पैरामीटर आएंगे। इसके अंदर अभी हम बात करेंगे एंट्रोपी की, आ रही बात समझ। अभी हम इसके अंदर बात करेंगे फ्री गिब्स एनर्जी की। ऐसे कुछ पॉइंट आएंगे इसमें स्लॉट में। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में तो हमने डेल E, Q, W, H ऐसे शब्द पढ़े थे। अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आएगा एंट्रोपी क्या चीज़ होती है, गिब्स फ्री एनर्जी क्या चीज़ होती है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले हेडिंग डालें स्वतः प्रक्रम, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्वतः प्रक्रम, स्वतः प्रक्रम। ये कहता है थर्मोडायनेमिक्स में स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या चीज़ है। नाम से ही पता चल रहा है कि दुनिया में कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जो अपने आप होते हैं, उन प्रक्रमों को स्वतः प्रक्रम कहते हैं। या तो एक बार आप चालू कर दो फिर वो अपने आप होते रहेंगे, या वो प्रकृति ही अपने आप करती है। जैसे सीधा सा उदाहरण है बर्फ़ का पिघलना। बर्फ़ यहाँ रख दो, अपने आप पानी में बदल जाएगी।
भगवान ने सिस्टम बनाई रखा है, द्रव का लगातार पानी का वाष्पीकरण होता है। एक बार माचिस लगा दो कागज में, फिर आपको कुछ नहीं करना, वो अपने आप कागज जलता रहता है, एक दूसरे को जलाता है, दूसरा तीसरे को जलाता है, दहन। आई बात समझ? एक बार पहाड़ पर पत्थर है, उसको हल्का सा एक बार धक्का मार दो, वो पत्थर फिर अपने आप ही नीचे आता गिरता रहता है। पानी के अंदर आप नमक डाल दो, वो अपने आप ही घुलता रहता है। हरी बात समझ? इन तारों के अंदर धारा अपने आप ही बहती रह रही है, आप कुछ नहीं कर रहे। ये सारे के सारे प्रक्रम कैसे हैं? स्वतः। स्वतः प्रक्रम वो प्रक्रम है जो अपने आप होते हैं, या एक बार इनिशियल कर देने के बाद, एक बार आपने हल्का सा चालू कर दिया, फिर अपने आप होते रहते हैं, वो प्रक्रम स्वतः प्रक्रम है। अब परेशानी ये हुई, साइंटिस्टों में लड़ाई होने लगी कि ये आखिरकार दुनिया में ऐसा क्या सिस्टम है कि आखिरकार ये स्वतः प्रक्रम होते क्यों हैं। तो फिर कुछ साइंटिस्टों ने कहा कि साहब स्वतः प्रक्रम इसीलिए होते हैं क्योंकि ये जो प्रक्रम होता है ना, ज़्यादातर स्वतः प्रक्रम, ये सब ऊष्माक्षेपी होते हैं, और ऊष्माक्षेपी होंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी रिलीज होती है तो कंपाउंड को क्या मिलती है? स्टेबिलिटी मिलती है। आई बात समझ में? भाई अलग अलग साइंटिस्टों का मत था। कुछ साइंटिस्ट ये कहने लगे कि साहब ये जो प्रक्रम है ना जिनकी आप बात कर रहे हो, जैसे वो कहने लगे कि प्रक्रम जो है, जैसे दहन की बात करें हम, दहन किसी चीज़ को जलाते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, अरे होती नहीं होती, और एनर्जी रिलीज होती है तो सब कंपाउंड को स्टेबिलिटी मिलती है। तो कुछ एग्जाम्पल्स तो इस बात पे सटीक बैठे कि हाँ साहब हम बात मान गए कि ज़्यादातर स्वतः प्रक्रम होने का कारण यह है कि ये प्रक्रम कैसे होते हैं? ऊष्माक्षेपी होते हैं। लेकिन फिर प्रश्न उठा कि साहब पानी का वाष्पीकरण, पानी वाष्प में बनता है तो एनर्जी रिलीज थोड़ी होती है, बल्कि पानी को एनर्जी देनी पड़ती है, फिर तो वो प्रक्रम ऊष्माशोषी हो गए। आई बात समझना? तो एक नया कॉन्सेप्ट आने लगा एंट्रोपी का, कि साहब पानी का जब हम वाष्पीकरण करते हैं ना तो द्रव वाष्प में बदलता है, उस दौरान एंट्रोपी बढ़ती है, और सिस्टम ये चाहता है कि मेरी एंट्रोपी क्या हो जाए? बढ़ जाए, मेरी अव्यवस्था बढ़े, क्योंकि कोई भी दुनिया में व्यवस्थित रहना ही नहीं चाहता, हर कोई अव्यवस्था चाहता है। अपने भी नहीं होता क्या? जैसे मान लो किसी कोचिंग संस्थान में बहुत तगड़ी भीड़ है, तो तुम वहीं भगोगे, भगते हो नहीं भगते? क्योंकि तुम्हें भी अव्यवस्था पसंद है। व्यवस्था पसंद है ही नहीं तुम्हें भी अव्यवस्था पसंद है, तुम्हें भी अखबार में बड़े बड़े ऐड पसंद है, फोटोज़ पसंद है बड़ी बड़ी। अब वो पता नहीं वो फर्जी हैं या कैसी है, क्योंकि तुम भी अव्यवस्था चाहते हो। जब तुम ही अव्यवस्था चाहते हो तो सिस्टम, तुम भी तो सिस्टम हो। तुम कैसा सिस्टम हो? ओपन सिस्टम है या क्लोज सिस्टम है? अच्छा, तेरी एनर्जी बाहर निकल रही है, एनर्जी तो बाहर निकल रही है। अच्छा, खाना पीना भी बाहर निकल जाता है क्या तेरा? अपन बंद सिस्टम है, अपना सराउंडिंग सारे तरफ से बंद सिस्टम है। ओपन कैसे कह दिया? ओपन तो यह है तू चली, जो तूने खाना खाया वो भी उड़ रहा है, फिर तो सब लपक रहे। मनुष्य का जो सिस्टम है वो तो बंद सिस्टम है। सर्दी लग रही है, हीट एक्सचेंज हो रही है, हीट अंदर से बाहर आ रही है, लेकिन ये थोड़ी तरह खून बह रहा है बाहर है? आई बात समझ? तो अपन तो बंद सिस्टम है, बंद सिस्टम है। हमारी बॉडी एक क्लोज सिस्टम है। तो यहाँ यही कहने का मतलब है कि फिर साइंटिस्टों ने कहा कि ये सब ये दुनिया है ना, ये जो ब्रह्मांड है, ये दुनिया है, ये सब अव्यवस्था चाहती है। तो कुछ साइंटिस्टों ने एक नई टर्म बोली एंट्रोपी, कि साहब ये प्रक्रम स्वतः इसीलिए होते हैं क्योंकि दुनिया, ब्रह्मांड, जितने भी सिस्टम है वो ये चाहता है, निकाय चाहता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अव्यवस्था मिले, मैं व्यवस्थित नहीं होना चाहता। सॉलिड के अंदर तो कंपोजिशन पूरा व्यवस्थित है, बर्फ़ में तो सारे अणु व्यवस्थित हैं, वो चाहता ही नहीं है, वो तो द्रव में बदलना चाहता है। तभी तो बर्फ़ पानी में बदल रही है, क्योंकि पहले तो जो अणु है वो पूर्ण रूप से व्यवस्थित हैं, एक जगह अच्छी पैकिंग है, और जैसे ही वो लिक्विड में बदलेगा तो पैकिंग अच्छी हो जाएगी, बिखर जाएगी। अरे बात समझ में आई? अटैची में कपड़े हैं, वो आपको अच्छे नहीं लग रहे, आप तो फैलाना ही पसंद करते हो। बच्चे भी तो यही चाहते हैं, बच्चों को खिलौना दे दो आप, कभी भी एक जगह नहीं रखेगा, वो उसको इधर उधर कर देगा। और अपने याद हो तो 11वीं 12वीं में एक डायग्राम भी आता था, उसमें ABCD इनको घुमा देता था वो, तो उसका मतलब यही था कि जो सिस्टम है वो क्या चाहता है? व्यवस्था चाहता है। तो आई बात समझिए। तो स्वतः प्रक्रम में 2-3 लाइनें लिखे, ऐसे प्रक्रम जो स्वतः होते हैं, ऐसे प्रक्रम जो स्वतः होते हैं या एक बार प्रारंभ कर देने से, या एक बार प्रारंभ कर देने से स्वतः होते रहते हैं।
या एक बार प्रारंभ कर देने से स्वतः होते रहते हैं। समझ में आई बात? उदाहरण, एग्जाम्पल, दहन। पहला एग्जाम्पल दहन। नंबर 2 बर्फ का पिघलना। नंबर 3 जल का वाष्पन। नंबर 4 लवण का जल में घुलना। समझ में आई बात? नंबर 5 पहाड़ी पर रखे पत्थर का नीचे आना। पहाड़ी पर रखे पत्थर का नीचे आना मतलब वो देखते ही पता चल जाएगा ये प्रक्रम स्वतः है या अस्वतः है। अरे आइए बात समझ में? समझ में आई? जैसे आप पानी को नीचे से ऊपर फेंकना चाहते हो तो बोले भगवान ने नीचे से ऊपर अपने आप पानी आता है या ऊपर से नीचे आता है? तो ऊपर से नीचे तो स्वतः है, नीचे से ऊपर है स्वतः है। ठीक है, तो लिखे हैं स्वतः प्रवर्तन, स्वतः प्रक्रम के कारण, स्वतः प्रक्रम के कारण नंबर 1 अधिकांश स्वतः प्रक्रम ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। अधिकांश स्वतः प्रक्रम ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। अधिकांश स्वतः प्रक्रम ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। ब्रैकेट में लिखो डेल एच नेगेटिव। अधिकांश स्वतः प्रक्रम ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। ब्रैकेट में डेल एच कैसा होता है? नेगेटिव। सेकंड निकाय, निकाय अधिकतम अव्यवस्था चाहता है। अर्थात एंट्रोपी बढ़ती है। भाई एंट्रोपी मैंने आपसे क्या कहा? अव्यवस्था है। एंट्रोपी आपको यह बताती है कि कितनी अव्यवस्था है। मान लीजिए बच्चों की संख्या बहुत हो, व्यवस्था होगी या अव्यवस्था होगी? इसका मतलब अव्यवस्था वहां ज्यादा होगी जहां कणों की संख्या ज्यादा होगी। अगर आपको लग रहा है कणों की संख्या ज्यादा है तो अव्यवस्था ज्यादा है। इस पर से एक छोटा सा क्वेश्चन लगातार सेकंड ग्रेड में, वो फर्स्ट ग्रेड में आपसे दोनों साल पूछा है। जैसे इस साल ये क्वेश्चन पूछा, 2 क्लोरीन के परमाणु हैं, आपस में जुड़कर उन्होंने क्लोरीन का अणु बना लिया। आपसे पूछा डेल एच और डेल एस के चिन्ह। एक थोड़ा सा आइडिया है। डेल एस ये बताता है कि अव्यवस्था कितनी है। जो एंट्रोपी होती है ना उसको हम एस से बताएंगे। अगर अव्यवस्था बढ़ रही है, एंट्रोपी बढ़ रही है, तो फिर इस डेल एस का मान धनात्मक होगा। कैसा होगा? धनात्मक। धनात्मक अगर अव्यवस्था बढ़ रही है तो। पहले कितने क्लोरीन के परमाणु थे? 2। 2 से 1 हो गए। अणुओं की संख्या बढ़ गई या कम हो गई? कम हो गई। अणुओं की संख्या अगर कम हो जाएगी तो अव्यवस्था कम हो जाएगी, और अव्यवस्था कम हो जाएगी तो एंट्रोपी का मान कम हो जाएगा। इसका मतलब डेल एस ऋणात्मक आएगा। आगे समझ में? इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। फर्स्ट और फोर्थ रह गया। अब आपको क्या लग रहा है? डेल एच। डेल एच एंथैल्पी परिवर्तन होता है जो आपको ये बताता है कि प्रक्रम ऊष्माशोषी है या ऊष्माक्षेपी है। आ रहा है समझ में? कोई भी चीज को अगर आप तोड़ोगे, जैसे कोई अणु है, उसको अगर आप तोड़ना चाहते हो तब तो एनर्जी देनी पड़ती है, तब तो वो प्रक्रम ऊष्माशोषी होता है। लेकिन अगर 2 परमाणु आपस में जुड़कर एक अणु बना रहे हैं, याद करो केमिकल बॉन्डिंग, 2 परमाणु आपस में जुड़कर अणु बनाते हैं, रासायनिक बंधन होता है, और केमिकल बॉन्डिंग हमेशा ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। 2 चीजें अगर आपस में जुड़ रही हैं तो वो जुड़ तभी सकती है जब उनमें लगने वाला आकर्षण बहुत ज्यादा हो प्रतिकर्षण बल की तुलना में।
तो समझ में आ रहा होगा, 2 क्लोरीन परमाणु जुड़कर Cl2 अणु बना रहे हैं। तो क्या हो रहा है, टूट रहे हैं या जुड़ रहे हैं? अरे टूट रहे हैं या जुड़ रहे हैं भाई? 2 क्लोरीन आपस में जुड़ रहे हैं। जुड़ रहे हैं तो बताओ कौन सा प्रक्रम होगा, ऊष्माशोषी या ऊष्माक्षेपी? और ऊष्माक्षेपी प्रक्रम के लिए डेल H का मान कैसा होता है, नेगेटिव। तो समझ में आ गया होगा दोनों प्रक्रम कैसे होंगे, ऋणात्मक होंगे। आई बात समझ में? अरे आ गया नहीं आ गया समझ में? इसी तरीके से जैसे आपसे पूछा गया क्वेश्चन, जैसे ये वाला क्वेश्चन, अभी अपन जैसे एक छोटा सा एग्जांपल 4th वाले से समझे आप। 4th वाले से पहले N2O5 का एक अणु था, वो एक अणु से कितने अणु बने, 2। अणुओं की संख्या कम हो गई या बढ़ गई? तो एंट्रोपी कम होगी या एंट्रोपी बढ़ेगी? एंट्रोपी बढ़ेगी। पहले वाले एग्जाम्पल, दूसरे एग्जाम्पल में देखो 2 और 1 3 अणु थे, 3 अणु कितने में बदल गए? अणुओं की संख्या बढ़ गई या कम हो गई? तो एंट्रोपी कम हो जाएगी। पहले 2 अणु थे, अब 1 अणु रह गया, तो अणुओं की संख्या बढ़ गई या कम हो गई? कम हो गई, तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अरे आगे समझ में, ये सारी चीज़ें कल ही आएंगी कि एंट्रोपी क्या है क्या नहीं। तो अगली हेडिंग डाल के छोड़े, कल हम इसकी बात करेंगे एंट्रोपी। कल का जो टॉपिक होगा वो एंट्रोपी से ही रिलेटेड होगा, एंट्रोपी, जिसको हम S से रिप्रेजेंट करेंगे। एंट्रोपी पर 100% क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखें। एंट्रोपी, ठीक है। आज के लिए इतना, आगे कल बात। यूपी के एग्जाम्स को पेपर है सर, यूपी के मेरे को तो जितने भी मिले ना मैं सारे डाल दूँ। बिल्कुल सही सुभाष बेटा, वेरी गुड। है ना? हाँ वैल्यूज ऑफ कठिन सेल के अंदर अगर हम बात करें तो एक ही सेल होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है और अंदर आयन का मूवमेंट होता है। 1 मिनट में थोड़ा सा कर लूँगी, आपने अभी पूछ लेना मेरे से नीचे, है ना?